चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत कई कार्मिकों को काफी कम मानदेय मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। वहीं दूसरी ओर इन कार्मिकों का कहना है कि अन्य कई जिलों में चित्तौड़गढ़ के मुकाबले जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा अधिक भुगतान दिया जा रहा है। यह सभी कार्मिक संविदा पर कार्यरत है, जो कि गत कई समय से अपना मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को समय समय पर अपने विधायकों एवं सांसदों के वेतन विभिन्न तरह के भत्ते बढ़ाना याद आ जाता है, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में जुड़े ऐसे कई कार्मिक जो कि पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उस काम के अनुसार मानदेय नहीं मिल पा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कई राजकीय कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय हैं एवं इनके कार्मिक गत कई समय से अन्य जिलों की तरह मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्मिकों का कहना है कि अप्रैल 2024 से अब तक एरियर नहीं बढ़ाया गया। इन आवासीय विद्यालय में अलग अलग पदों पर कनिष्ठ लिपिक, कुक एवं सहायिका भी कार्यरत हैं एवं इन कुक और सहायिका को नाम मात्र का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कुक से काम लेने में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की जा सकती है। लगभग 100 विद्यार्थियों का दोनों समय का खाना, नाश्ता, चाय आदि भी उन्हें बनाना पड़ता है। चौकीदार को 24 घंटे ऐसे आवासीय विद्यालय में रहना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे 11 विद्यालय हैं जिनको लेकर कार्मिकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया एवं अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। दरअसल ठेकेदार द्वारा इन्हें भुगतान किया जाता है, लेकिन संबंधित ठेकेदार और एक विभाग के बीच तालमेल नहीं होने की वजह से खामियाजा इन कार्मिकों को भुगतना पड़ रहा है। बालिका आवासीय विद्यालय चित्तौड़गढ़ जिले से है और हमारी समस्या यह है कि बाकी सारे जिलों में बढ़ा हुआ पेमेंट मिल रहा है, सिर्फ कस्तूरबा गांधी को छोड़ के, तो बढ़ा हुआ पेमेंट भी 1.25 साल से मिल रहा है। हमको ना तो हमारा पेमेंट टाइम पे मिलता है, 3 4 महीने हो जाते हैं जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलता है, और पेमेंट हमारा बहुत कम है। न्यूनतम मानदेय में हम काम कर रहे हैं, किसी के 4,000, किसी के 5,000 और किसी के 6,000, और हम सब महिलाएं हैं, आवासीय विद्यालय में हैं, कार्यरत हैं। हम कनिष्ठ लिपिक हैं, 6,500 रुपये में वहाँ नौकरी करते हैं, और मेन कुक है 5,000 में 24 घंटे 100 बच्चों का खाना बनाना, दोनों टाइम नाश्ता बनाना, चाय बनानी, दूध देना, और एक्स्ट्रा कोई अधिकारी आ जाए कर जाए तो उनका काम भी रहता है। उनके साथ हेल्पर भी है 2, उनका भी वही सारा उनके साथ वही सपोर्ट करके काम करते हैं, उनको 4.5 ही मिलते हैं। एक सहायिका है हमारे, सहायिका जी को सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें भी वही पूरे परिसर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करना पड़ता है। हमारे चौकीदार है आवासीय विद्यालय में, सिर्फ एक ही चौकीदार है, उनको 24 घंटे वहाँ रहना पड़ता है। तो हमारी सबकी समस्या ये है कि हमें बढ़ा हुआ मानदेय मिला जाए और समय पे हमारा मानदेय मिले हम। तो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, जो आप अलग अलग आपने पद बताए, तो उन सभी के मानदेय बढ़ाने की आप मांग कर रहे हैं? जी। तो अपन चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कितने आवासीय विद्यालय होंगे? 11 KGB भी है। 11, और लगभग कितने कार्मिक होंगे ऐसे सभी मिलाकर? लगभग 1 KGB में 5 ही कहीं 6 है, लगभग 60-65 जने हैं। और आप बता रहे हैं कि अन्य पर जो है बढ़ा दिया है, तो अन्य कौन से ऐसे जिले जहाँ की मानदेय बढ़ा दिया है? जैसे भीलवाड़ा है, दौसा है, कोटा है, उदयपुर है, लगभग सब कुछ सारे जिलों में बढ़े हुए पेमेंट, लेकिन प्रतापगढ़ में भी बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन ये तो सरकार तय करती होगी, सरकार बढ़ाती होगी मानदेय? सरकार नहीं, ये ठेका प्रथा है। अच्छा, ठेका प्रथा है। ठेका प्रथा है, सभी जगह ठेके हो चुके हैं, नया ठेका बन चुका है, सभी को बढ़ा हुआ पेमेंट मिल रहा है, सिर्फ हमारे को छोड़। तो यहाँ के ठेकेदार नहीं बढ़ा रहे हैं मानदेय? यहाँ हमारे ठेकेदार ने समसा ऑफिस वालों के ऊपर केस कर रखा है। अब वो केस चलते चलते 1.25 साल हो गए, उसमें हम सबका नुकसान हो रहा है, और हमको पेमेंट भी न्यून मिल रहा है, न्यून पेमेंट भी समय पे नहीं मिल रहा है। हम सब आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सारी महिलाएं परेशान हैं। आपने कहा कि गत कई समय से भी मानदेय नहीं मिल रहा, तो कितने समय से मानदेय आपको नहीं मिल रहा? 3 महीने हो चुके हैं। सभी को 3 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है? सभी महिलाओं को 3 महीने हो गए। चौकीदार जी, एक पुरुष 5,000 में क्या गृहस्थी चलाएगा?
तो ठेकेदार से भी आपने संपर्क किया, उनका क्या कहना है इस बारे में? ठेकेदार जी कह रहे हैं कि ऑफिस वाले देंगे, बोले तो हम तो दे दे पेमेंट। और ऑफिस कौन सा आपका? समता ऑफिस रहता है? समसा ऑफिस। तो उन अधिकारियों से आपने कभी संपर्क किया कि उनका क्या कहना है इस बारे में? उनसे ऑफिस में कल ही संपर्क किया है। हाँ, वो यूँ बोलते हैं आगे से हमें बजट नहीं आ रहा है। हम जयपुर गए थे, जयपुर में केजीबी प्रभारी मैडम मनीषा मैडम क्या मधु मैडम थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हम यहाँ से पेमेंट भेज देते हैं, बढ़ा हुआ पेमेंट हम यहाँ से भेज रहे हैं। जयपुर से बढ़ा हुआ पेमेंट मिल रहा है यहाँ, पर यहाँ से हमको वही पुराना वाला वेतन मिल रहा है। ठेकेदार नहीं दे रहा है पेमेंट? तो हमारा पेमेंट बढ़ा हुआ आ रहा है, पर यहाँ ये ठेकेदार कमी। हाँ। राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़े कई कार्मिक कार्य थे, लेकिन नई सरकार का गठन जब हुआ था भाजपा सरकार का, तो उस समय ऐसे कार्मिकों को हटा दिया गया था, जिसके बाद आंदोलन हुआ और ऐसे कार्मिकों को पुनः ले लिया गया। लेकिन इन कार्मिकों का कहना है कि सरकार ने नई पॉलिसी जब से लागू की तब से उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल जो पहली पॉलिसी थी, इसके तहत 4 कार्मिकों का समूह हुआ करता था। उन्हें 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती थी और जो काम उन्हें सौंपा जाता था वह 15 दिनों में करना पड़ता था। लेकिन अब यह काम के जो दिन है वह घटाकर 10 कर दिए। वही जो संख्या पहले 4 थी वह घटाकर 3 कर दी गई, जिसको लेकर ऐसे कई कार्मिकों द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया एवं अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में काम करने वाली राजीविका की विभिन्न मांगों को लेकर कार्मिकों द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सीआरपी सदस्यों के राउंड पर 3 सदस्यों की टीम के स्थान पर पूर्व की तरह 4 सदस्यों की टीम गठित किए जाने की मांग की गई। पुरानी वाली पॉलिसी पुनः लागू किए जाने की मांग की गई ताकि 4 सदस्यों की टीम बनाकर अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे सके। राजस्थान आजीविका में सरकार ने जो नई पॉलिसी लागू की है उसका राजीविका के कार्मिक विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम कॉमरेड हनीफ मोहम्मद मंसूरी। हनीफ जी, आप ये महिलाएं जो यहाँ आए किस समस्या को लेकर आए, क्या समाधान चाहते हैं? ये हमारे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद C2 ट्रेड यूनियन से जुड़ी है। सरकार बनने के बाद में इनको सर्विस से बाहर निकाल दिया था, तो हमने इनकी लड़ाई लड़ी। 1.5 साल तक ये सरकार के साथ में हमने संघर्ष किया। उसके बाद सरकार ने इनको वापस काम पर दिया, लेकिन इनको जो 4 टीम थी, जो पुरानी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी नहीं देकर नई पॉलिसी का गठन किया सरकार ने। नई पॉलिसी के गठन के तहत इनको 3 महिलाओं की टीम दी और जो कार्य 15 दिन में होता था वो 10 दिन के अंदर इनको डिमांड की इनसे। तो अभी ये सारी आजीविका के हम हड़ताल पर हैं क्योंकि हमारी पुरानी पॉलिसी हमको वापस चाहिए। तो ऐसी चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो कितनी ऐसी महिलाएं से जुड़ी होंगी? जिले की 300 महिलाएं हैं करीब। 300 महिला। और कब से ये हड़ताल पर है? ये अभी 1.5 साल से हड़ताल पर है। 1.5 साल से हड़ताल पर है। सरकार ने नई पॉलिसी लागू की है, लेकिन वो ये राजीविका वाली संतुष्ट नहीं है इस नई पॉलिसी से। तो नई पॉलिसी से केवल चित्तौड़गढ़ जिले की महिलाएं संतुष्ट नहीं है? पूरे राजस्थान की महिलाएं संतुष्ट नहीं है। पूरे राजस्थान की महिलाएं संतुष्ट नहीं। और पूरे राजस्थान की यदि बात करें तो ऐसी कितने सदस्य से जुड़े होंगे? 12,000 महिलाएं सभी हड़ताल पर चल रही हैं? अधिकांश हड़ताल पर चल रही है। क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? क्या इस तरह की? जी हाँ जी। पहले वाली जो पॉलिसी थी और इस पॉलिसी में क्या आपको जो है समस्या क्या आ रही इसमें? हाँ, पहले वाली पॉलिसी और इस पॉलिसी की यदि बात करें तो। नमस्ते, मेरा नाम कैलाश कौर है। मैं राजविका में उपाध्यक्ष के पद पर काम, राज्य स्तर पर काम करती हूँ। और हमारी समस्या ये है कि पहले हमें 4 सदस्यों की टीम में भेजा जाता था राउंड पे, और राजविका के प्रशासन की उनकी जिम्मेदारी रहती थी हमारे सुरक्षा की। वो काम भी हमको है ना 15 दिन का काम 10 दिन में करना पड़ता है। 6 से 7 SAG बनाने पड़ते हैं। अगर 6 से 7 SAG नहीं बने और टारगेट पूरा करके दिया तो हमारा मानदेय कट जाएगा। और एक समस्या ये आ रही है कि 3 सदस्यों की टीम के बावजूद भी हमें है ना
उसमें से अगर काम से वो संतुष्ट नहीं हुए तो राजीविका वाले तो हमें मानदेय नहीं मिलेगा। तो किस तरह का कार्य आपके द्वारा किया हमारा जाता है? SHG समूह गठन करने का कार्य होता है। शुरू से हम यही करते आए, अब 1.5 साल से हमें निकाल दिया गया है और अब हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कम से कम राज्य में 12,500 महिलाएं हैं, उन सबकी यही समस्या है। बहुत सी महिलाएं मजबूरी में 3 सदस्यों की टीम में गई है, लेकिन उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही है। और हमारा मानदेय पहले हमें 21,000 रुपये मिलता था, अब हम महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, 26,000 रुपये किया जाए और हमें राजीविका में स्थित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 4 की टीम और तो जो 4 के स्थान पर जो 3 की संख्या कर दी, उससे क्या काम ज़्यादा बढ़ गया होगा? ये समय काम ज़्यादा बढ़ गए और समय कम दिया उन्होंने, 10 दिन का ही दिया है। पहले 15 दिन का मिलता था। एक पंचायत में हम काम करने जाते थे तो 15 दिन का समय दिया जाता था। अच्छा, निर्धारित समय भी आपको दे रखा है? दिया जाता है समय, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी राजीविका की। हम हमारे घर से जब निकलते हैं तो परिवार वालों से भी सब साइन करवाते हैं, सहमति पत्र लिया जाता है हमसे, इस पर परिवार वालों के और हमारे स्वयं के साइन होते हैं और हम स्वयं की जिम्मेदारी पे जाते हैं। रहने की व्यवस्था भी हमारे अब सही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय भवन में या सरकारी अटल सेवा केंद्र में किया जाए या पंचायत भवन में किया जाए। हम ये हमारी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजीविका ही ले। ये जिम्मेदारी जो CRP की नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजीविका ही ले और हमें स्थायी किया जाए। हमारी सबसे बड़ी यही। दीपावली समीप आते ही चित्तौड़गढ़ में लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है चित्तौड़ दुर्ग के डाल पक सीताफल को लेकर, जो कि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा भिजवाए जाते हैं और बहुत जल्दी अब ये डाल पक सीताफल बाजार में देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर जिस तरह लगभग 2 महीने सीताफल का आनंद लोग लेते हैं, उसी तरह सिंघाड़े का भी इंतजार रहता है और यह सिंघाड़े बाजार में आ चुके हैं, जिसको खाने से कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। सर्दी समीप आते ही बाजार में सिंघाड़े की बिक्री शुरू हो गई है, जो कि पानी से भरा होता है। ठंड के मौसम में यह हाइड्रेशन से बचाता है, जिसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी होती है। इसके अलावा भी सिंघाड़े के कई फायदे होते हैं। सिंघाड़े के बारे में कहा जाता है कि यह शरीर की कमजोरी दूर करता है, पाचन सुधारता है, वजन भी नियंत्रित करता है और रक्तचाप नियंत्रित कर हृदय को स्वस्थ रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरेट, आयोडीन एवं पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि ऊर्जा बढ़ाने को काम करते हैं और थायराइड को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सिंघाड़े में उच्च फाइबर सामग्री के कारण यह पाचन को दुरुस्त करता है, कब्ज से बचाता है और आंतों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों जहां तहां हाथ ठेलों पर सिंघाड़े देखने को मिल रहे हैं और लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों 2 तरह के सिंघाड़े देखने को मिल रहे हैं। सिंघाड़े की खेती तालाब में होती है और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित विभिन्न तालाब में इसका उत्पादन होता है और लगभग 2 महीने तक इसकी खेती होती है, जिसको लेकर इन दिनों बाजार में सिंघाड़े बिक रहे हैं। क्या फ़र्क है ये जो 2 तरह के सिंघाड़े हम देख रहे हैं, काले और हरे रंग के, क्या फ़र्क क्या है दोनों में? तो क्या एक ही, दोनों विटामिन बड़े रहते हैं, अच्छे खाने में बढ़िया है। खाने में बढ़िया है। तो लोग कौन से अधिक पसंद करते हैं? ये वाले पसंद करते हैं। और अभी जो ये खाने में ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी जो ला रहे हो आप, ये कहाँ से ला रहे हो? चित्तौड़ में कहाँ से आ रहे हैं? कनेरा घाटे से आ रहे हैं। क्या वहीं मिलते हैं भी पूरे चित्तौड़ में? हाँ, बढ़िया तालाब है। और क्या तालाब में ये उगते हैं? हाँ, तालाब में। और कितने दिनों तक चलते रहेंगे अभी आगे? ये 2-1 महीने चलता है, दीपावली के बाद तक चलते रहेंगे। और यदि भाव की बात की जाए तो इसमें क्या भाव चल रहे हैं दोनों के? भाव तो अभी देखो, तो यहाँ पे देख रहे 180 आ रही है। हाँ, तो ये जो आप खुद वहाँ से लेके आते हैं या आपको लोग यहाँ देके जाते हैं? बस में आते हैं। बस में वहाँ से आ जाते हैं कन्हैया घाटा में। तो आप ये तालाब बना हुआ तालाब में होते हैं? तालाब के अंदर होते हैं। तो ये क्या सीधे ऐसे होते हैं या इसको बाद में आप पानी में गर्म करते हैं या इसका क्या होता है? निकलते हैं ये जो निकलते हैं तालाब से, ये तोड़ते हैं, नाव में बैठ के तोड़ते हैं इसको।
और ऐसे ऐसे सीधे लगे होते हैं, पौधे लगे मतलब हाँ, पौधे पानी के नीचे लगते हैं। पानी के नीचे होते हैं। और ये वाले जो पास में हम देख रहे हैं, ये वाले ये भी वहीं से आ रहे हैं। और बिक्री की यदि बात की जाए तो इसमें कैसी चली, लोगों को सिंघाड़े के 2 महीने चलते हैं ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही। और लोग कहते हैं कि सिंघाड़े खाने के काफ़ी फायदे भी हैं। ये वाला 40 का पाव 70 का देंगे। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित गौसुना बांध के गेट खोले जाने के बाद पानी की आवक लगातार निरंतर बनी हुई है, जिसके कारण बेड़क नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इस कारण चित्तौड़गढ़ में स्थित धनेत एनीकट कम काजवे पुलिया पर काफी अधिक पानी का बहाव होने के बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यही नहीं, इस पुलिया से कई उम्र दराज के लोग एवं कई स्कूली छात्र छात्राओं को लेकर उनके अभिभावक इस पुलिया से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस कारण हादसा हो सकता है। हादसे कभी भी कहकर नहीं आते हैं और न ही समय से पहले कोई चेतावनी देते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ हादसे सिस्टम की नाकामी के कारण होते हैं, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है और लिपापोती कर दी जाती है, जैसे कि जयपुर में SMS चिकित्सालय में हुआ अग्निकांड। लेकिन यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित धनेत एनीकट कम काजवे पुलिया, और इस पुलिया के ऊपर से बह रहा है गौसुना बांध से आता हुआ पानी। और बेड़क नदी का यह पानी पूरे उफान के साथ मंगलवार को भी इस पुलिया के ऊपर से बहता रहा और प्रशासन ने इस पुलिया के दोनों ओर आवाजाही को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए। लेकिन लोग शॉर्टकट रास्ता के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, जिन्होंने पुलिया के दोनों ओर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको हटा दिया और वह यहाँ से गुजर रहे हैं। यही नहीं, कई ऐसे लोग भी मंगलवार को इस पुलिया से अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखे गए, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे एवं महिलाएं भी थीं। जबकि इस पुलिया के बीचों बीच जगह जगह काफ़ी अधिक कांजी जमा हो चुकी है, क्योंकि गत कई दिनों से इस पुलिया पर से पानी बह रहा है और गौसुना बांध के गेट कई बार खोले जा चुके हैं, जिसके कारण जरा सी भी असावधानी किसी के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है और वह इस पुलिया के पानी के साथ बह सकता है। क्योंकि पानी का जब बहाव होता है वह किसी को भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी आगोश में ले सकता है। एवं इसी पानी के कारण गत दिनों बरसात के मौसम में राजस्थान में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनसे सबक नहीं ले रहे हैं और वह इस पुलिया से गुजर रहे हैं। सोमवार को भी यही स्थिति देखने को मिली और मंगलवार को भी इसी तरह लोग इस पुलिया से गुजरते रहे, जबकि कुछ कार चालक अपनी कारों को यहां धोते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ जिले के सावा क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में हो रहे प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया एवं ज्ञापन में कहा गया कि इससे पूर्व भी कई बार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट हब के रूप में भी जाना जाता है, जहां की विभिन्न स्थानों पर कई सीमेंट उद्योग हैं। विकास की दृष्टि से इस तरह के उद्योग आवश्यक भी है, क्योंकि इन उद्योगों से कई लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में कई ऐसे सीमेंट उद्योग हैं जिनके कारण प्रदूषण के वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण इन प्लांट के आसपास खेतों पर भी असर पड़ रहा है एवं लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वह फसल को बोते हैं वह उम्मीद उस समय उनकी धराशायी हो जाती है, जबकि विभिन्न प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण के कारण इन फसलों पर विपरीत असर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित बिरला सीमेंट वर्क्स को लेकर गत दिनों लोकसभा की एक उच्च स्तरीय समिति भी आई थी। निकटवर्ती सूरजना में जन सुनवाई भी हुई। लोगों ने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है
और न ही लोगों ने इस बारे में कोई रुचि रखी कि उन्होंने जो समस्याएं बताई थी उसका समाधान आखिरकार किस तरह हो पाएगा और किस तरह हो पाया। आखिरकार समिति ने दिल्ली में पहुंचकर क्या निर्णय लिया। और यही स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले के सावा क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट प्लांट को लेकर है, जिसको लेकर लोगों ने बताया कि कई बार वह अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रदूषण की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत धूल उड़ता है सुबह से शाम तक, तो ऊपर छत पे फर आ जाता है। तो बच्चे वगैरह बीमारी वगैरह बीमारी वगैरह तो खांसी हो रही है। वगैरह पथरी टोटल घर में पथरी है। तो आपने कभी कार्रवाई नहीं करवाई यहाँ पे? कार्रवाई ज्ञापन बहुत वगैरह? करवाई, कभी कुछ नहीं हुआ। अधिकारी आते हैं यहाँ गांव में? कुछ नहीं आता है, कभी अधिकारी कोई जांच करने नहीं आता है। तो ज्ञापन भी दिया आपने उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन बताया? भी दिया पहले, अब तो बार नहीं दिया। ये मीटिंग भी हुई, उसमें भी कोई लगता है मानपन कोई नहीं हुआ। जब कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो उस समय प्रशासन की नींद भी खुलती है और अन्य जनों की नींद भी खुलती है। ऐसे ही एक बड़ा हादसा जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय में हुआ, जहां अग्निकांड ने 8 लोगों की जान ले ली। और उसके बाद यह निर्देश हुआ कि पूरे राजस्थान में जो चिकित्सालय है वहां जांच पड़ताल की जाए कि वहां सुरक्षा की दृष्टि से और खास तौर पर यदि कोई आग की घटना हो जाती है तो सेफ्टी की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में भी उपखंड अधिकारी द्वारा सेफ्टी के अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया गया जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय का। लेकिन उपखंड अधिकारी ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि यहाँ सेफ्टी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। जब उपखंड अधिकारी द्वारा ही इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो यह सोचा जा सकता है कि जिला मुख्यालय पर जब इस तरह के हालात हैं तो पूरे जिले में जो अन्य चिकित्सालय है वहां पर सेफ्टी की क्या स्थिति होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सबसे बड़े चिकित्सालय एसएमएस में जब अग्निकांड की घटना हुई तो उस अग्निकांड में 8 जनों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बावजूद जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है एवं एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। और इस घटना के बाद सरकार की नींद खुली और सभी जिला में निर्देश दिए गए कि जिले में जो चिकित्सालय है वहाँ पर सेफ्टी की स्थिति से दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है। जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ की उपखंड अधिकारी ने मंगलवार को जब नगर परिषद के दमकल के सेफ्टी अधिकारियों आदि के साथ श्री सांवलिया चिकित्सालय का निरीक्षण किया तो यहाँ कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण करने के पश्चात बताया कि उन्होंने फायर ऑफिसर के साथ इस चिकित्सालय का निरीक्षण किया, लेकिन फायर सेफ्टी की दृष्टि से यहाँ उपयुक्त इंतजाम नहीं किए हुए हैं और इस बारे में प्रशासन को अवगत कराए जाने के साथ ही पीएमओ से भी इस बारे में सवाल जवाब किया जाएगा कि जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की दृष्टि से क्यों नहीं इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन जब जयपुर में हादसा हुआ तब जाकर पता चला कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के स्थित चिकित्सालय का यह हाल है और यदि वहाँ हादसा न होता तो यह स्थिति शायद कभी सामने भी नहीं आती। जब जिला मुख्यालय चिकित्सालय का यह हाल है तो जिले में क्या स्थिति होगी सेफ्टी की दृष्टि से, फायर सेफ्टी की दृष्टि से, इसको लेकर सोचा जा सकता है। लेकिन इस तरह की जानकारी सामने आने के बावजूद यह तय है कि किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि 2-4 दिनों बाद सब कोई इस घटना को भूल जाएगा और स्थिति वही जस की तस सामने होगी और जब कोई फिर हादसा होगा तब फिर निरीक्षण याद आएगा। इसी तरह का हादसा गत दिनों झालावाड़ जिले में हो गया था, जबकि स्कूल भवन की छत गिर गई थी, कई बच्चों की मौत हो गई थी, घायल हो गए थे। उसके बाद सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में निर्देश दिए गए कि ऐसे जर्जर भवन के बारे में पता लगाया जाए। निर्देश आते ही अधिकारियों ने दौड़ लगाई, विभिन्न स्कूलों को चिन्हित किया गया और उसके बाद कहा गया कि ऐसे कुछ स्कूल भी हैं जहां की बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। इन स्कूलों का निरीक्षण करने के बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र भवन की छत का प्लास्टर गिर गया,
जिससे वहां स्थित एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पुत्री घायल हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिनौता के भागल द्वितीय गांव स्थित राजकीय विद्यालय भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर मंगलवार को अचानक गिर जाने से एक 3 वर्षीय बालिका को चोट आई, जिसे वह घायल हो गई। जिसके बाद निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलाई ने आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। घटना के समय कुल 13 बच्चे अन्य भी मौजूद थे, लेकिन इस घटना में उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई और वह बाल बच गए। सवाल यह उठता है कि इस तरह की आंगनवाड़ी भवन जिसका छत की स्थिति इस तरह की थी, तो आखिरकार पहले कदम इस बारे में क्यों नहीं उठाए गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुधवार प्रातः 11 बजे चित्तौड़गढ़ के समीप देवरी के पास कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। गहलोत भिलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां की डबोक हवाई अड्डे से उनका अन्यत्र जाने का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले देवरी के पास कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में मीरा महोत्सव का इस वर्ष फीका समापन संपन्न हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जबकि शरद पूर्णिमा पर खीर का वितरण नहीं हुआ। कई वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है और अमूमन शरद पूर्णिमा के दिनों में ही इसका आयोजन होता है और शरद पूर्णिमा जब होती है तो उस समय खीर का वितरण प्रसाद के रूप में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष खीर का वितरण करना ही भूल गए। मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में इस वर्ष आयोजित 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का फीका समापन हुआ एवं कई कारणों से इस वर्ष का मीरा महोत्सव याद रहेगा। याद इसलिए नहीं रहेगा कि इस कार्यक्रम के दौरान आकर्षक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा एवं मंत्री संतरी सब कुछ इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए, बल्कि याद इसलिए किया जाएगा कि मीरा स्मृति संस्थान में अध्यक्ष का जो बदलाव हुआ उसके बाद इसमें राजनीति प्रवेश कर गई, जिसके कारण इस वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों में से केवल 1 विधायक का नाम ही कार्ड में लिखना याद आया। 4 अन्य विधायक को याद करना भूल गए, जिसके कारण वह इस समारोह में भी नहीं आए और उन्होंने दूरियां बनाए रखी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आमंत्रित किए जाने के बावजूद वह भी इस समारोह से दूर रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, जबकि वह भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई थी। प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले इस मीरा महोत्सव के अंतिम दिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर का वितरण प्रसाद के रूप में किया जाता है। कई वर्षों तक इसका वितरण चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर क्षेत्र में निवास करने वाले एक बामाशाह द्वारा किया जाता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इस वर्ष उनके पुत्र द्वारा संस्थान को कहा गया था कि खीर का वितरण प्रसाद के रूप में इस वर्ष भी किया जाए, जिसका खर्चा वह देगा एवं उसके द्वारा इसका वहन किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद खीर का वितरण प्रसाद के रूप में नहीं किया जा सका और ऐसा पहली बार हुआ जबकि शरद पूर्णिमा का दिन होने के बावजूद मीरा महोत्सव के इस आयोजन में खीर का वितरण नहीं किया जा सका। जबकि दुर्ग स्थित मीरा मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां VIP अल्पाहार की व्यवस्था की गई, जबकि अब तक चाय बिस्कुट की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस वर्ष 6-7 आइटम मेन्यू के रूप में रखे गए, जिसका खर्चा संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। एवं संस्थान के अध्यक्ष की कार्य प्रणाली को लेकर अब कई पदाधिकारियों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। हालांकि खुलकर यह नाराजगी तो अब तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की सूख बुगाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हो सकता है कि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में शायद मीरा महोत्सव ही समापन इसका हमेशा के लिए हो जाएगा और यह मीरा महोत्सव भूली बिसरी यादों के रूप में ही केवल याद किया जाता रहेगा।